तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं नया कोर्स इनकम टैक्स फॉर बीकॉम एंड आईपीसी सीए स्टूडेंट। ये मैंने पूरा लेक्चर सीए आईसीआईसी के वेबसाइट से लिया है, लेक्चर का बुक्स। और हम लोग आईसीआईसी के बुक से पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में, जो आपको बीकॉम के स्टूडेंट को भी फ़ायदे होने वाले हैं और आईपीसी के स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदे होने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, क्या इसमें आगे कौन सा चैप्टर होगा। जैसे आपको जो सीए स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि सीए के जो आईसीआई के बुक्स हैं उसमें 10 चैप्टर बनाए गए इनकम टैक्स के लिए, और ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट है आईपीसीसी का, जिसमें आपको 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए में आपको इनकम टैक्स पढ़ना है 60 मार्क्स के लिए, और पार्ट बी में आपको जीएसटी पढ़ना, जो मैं आगे लेके आऊँगा लेक्चर आपके लोग के लिए। और वो सब्जेक्ट आप लोग के लिए 40 मार्क्स के हैं। और ये जो इनकम टैक्स मैं बीकॉम वालों के लिए बात करूँ, जैसे मैं विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए बात करूँ, तो वहाँ पे ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें सब्जेक्ट होते हैं ये। तो आपको बीकॉम वालों के लिए भी फुल सपोर्ट आएगा। इसमें सेम आपको चीज़ पढ़ना पड़ेंगे बीकॉम के लिए भी। चैप्टर आपके आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन कंटेंट सेम रहेंगे। तो हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो भी आप लोगों को क्वेरी होगा, आप हमारे फेसबुक पे या यूट्यूब पे क्वेरी कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। और हम लोग सेशन भी रखा करेंगे जिसमें आप क्वेरी सेशन। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो आप लोग सोचेंगे आप किससे सीख रहे हैं, तो आपको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अर्जुन कुमार साहू हुआ और मैं बीकॉम विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग से एफिलिएटेड कॉलेज जेजे कॉलेज कोटरमा से किया हूँ, जो मृतलिया से। और मैंने एलएलबी भी कंप्लीट किया है विनोबा यूनिवर्सिटी से ही, जो हमारे उनके एफिलिएटेड कॉलेज है झारखंड विधि महाविद्यालय कोटरमा से। फिलहाल मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी एक्ट, पीएफ, एसआईसी का काम करता हूँ और सिविल कोर्ट कोटरमा में एडवोकेट भी हूँ। तो आप लोग को मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया ताकि आपको भी पता चले मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ और मेरे को क्या नॉलेज है इसके बारे में। मैं सीए स्टूडेंट भी रहा हूँ और इसके लिए मैंने ये कोर्स चालू करने का सोचा, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो सके और बीकॉम के स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो सके। तो हम लोग कोर्स के डिटेल के बारे में आगे जानेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें कोर्स डिटेल है, जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर वाइज मैंने हेड रखा है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स क्यों लागू होता है, किस पे लागू होता है, इनकम टैक्स है क्या चीज़, इसमें आपको इनकम टैक्स के क्या क्या बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन सा एक्ट है, इसमें क्या रूल है, वो सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ होगा। प्लस अगर सेकेंड चैप्टर में हमारा है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो फर्स्ट इसमें पार्ट जो है रेसिडेंस का है, कि जो पर्सन, इनकम टैक्स के बारे में सिंपली बताऊं तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स बोला जाए, डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आता है। मतलब जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसको डायरेक्टली पे करना होगा। जैसे आपको इंडिया में ना 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अपना जीएसटी आता है, जो पेड बाय, जो पे करता है उनकी जेब के पैसे नहीं होते हैं। मतलब जो मतलब जिनका पैसा है उससे कलेक्ट करके दूसरे पर्सन को पे करना पड़ता है। सपोज मैं वेंडर हूँ, मतलब सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं सपोज एक पार्ले जी का बिस्किट बनाता हूँ या कोई भी एक बिस्किट बनाता हूँ, तो वो बिस्किट मैं बना रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है जीएसटी पे करना, लेकिन वो बर्डन मेरा नहीं है। जो बिस्किट इस्तेमाल करेगा, सपोज मैंने बिस्किट बनाया और मैंने बेचा और एक्स पर्सन या राम ने खरीदा या सपोज कोई भी पर्सन ने खरीदा, तो मैं उनसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता हूँ। तो इसमें बर्डन मेरी नहीं है, बर्डन उनकी है जो यूज कर रहे हैं, मतलब उपभोक्ता का बर्डन होता है। मतलब डायरेक्टली बोला जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है, उसको नाम ही इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब डायरेक्टली उस पर्सन को उनके जेब से पैसा नहीं जा रहा है, उनका सिर्फ काम होता है कि आपको जो यूज कर रहे हैं, मतलब उनसे आपको पैसा लेके गवर्नमेंट को पे करना है, इसीलिए उनका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। जो जीएसटी है, जिसमें आप कोई भी, जैसे आप रेगुलर में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप जीएसटी पे करते हो।
लेकिन आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो। आप सपोज जिस दुकान से परचेज किया उस दुकान को जीएसटी पे किया, वो दुकान वाले सामने गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसीलिए क्योंकि अभी इंडिया में अगर डायरेक्टली पर्सन को पे करना पड़ेगा तो इतने पब्लिक में से कोई पे करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में ही देखा जाए तो सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते अभी जमाने में अभी तक। क्योंकि आप इनकम टैक्स के साइट पे जाओगे तो आपको मिलेगा डेटा कि कितने परसेंट आईटीआर फाइल कर रहे हैं, कितने परसेंट नहीं कर रहे हैं। तो वही जीएसटी को भी उस हिसाब से बना दिया जाए तो हर एक पर्सन वो पूरा हिसाब ही नहीं दे पाएगा मैं कितना सामान खरीदा पूरे साल में। इसलिए ये बर्डन वे दुकानदार बिजनेसमैन को दिया गया ताकि वो क्या सेल कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, उस हिसाब से वो अपना जीएसटी पे करते रहे और गवर्नमेंट को पूरा रेवेन्यू जनरेट हो। तो इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही है, लेकिन ये डायरेक्टली पर्सन का है रेवेन्यू, मतलब जिस पर्सन अर्न कर रहा है उन्हीं को पे करना है और उनके ही पैन कार्ड के थ्रू ये प्रोसेस होगा, ना कि मतलब ये जीएसटी जैसा है कि मैं उनसे लेके मैं पे करूंगा। इनका जो कमाएगा वही पे करेगा, सीधा सा वर्ड यही है। मतलब लॉजिकली जाओ तो जीएसटी ऐसा है कि बर्डन किसी और का है, पे किसी और को करना है। पे करने का बर्डन दूसरे को है, लेकिन एक्चुअल जो अमाउंट देना है वो किसी और बर्डन किसी और पर्सन का है। तो वो वहां पे यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या है कि आपको जिसका इनकम है उसी को पे करना है। तो इस हिसाब से हम लोग ये कोर्स बता रहे हैं। तो अभी इनकम टैक्स के बारे में हम लोग कोर्स लाए हैं, तो ये इनकम टैक्स बारे में आपको बताएंगे पूरा। तो इसमें हम जो कवर करेंगे और जो आईसीआई जो आईपीसीसी के लिए चैप्टर्स हैं वही चैप्टर्स मैं लिया हूँ, और बीकॉम्स में भी सेम चैप्टर आपको मिलेंगे। तो मैं बताया आपको जैसे कि ये 10 चैप्टर टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का है, दूसरा चैप्टर रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का है, इनकम तीसरा चैप्टर आपका इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब ऐसा इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है। चौथा चैप्टर में हेड ऑफ इनकम होता है, जैसे आप देखे होंगे कोई बंदा सैलरी अर्नर है तो भी उसको पे करना है, तो किस किस हेड में आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, वो हेड्स ऑफ इनकम है। तो जिसमें आपको 5 हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे आपने कुछ घर है और उसको रेंट पे लगा के रखा है तो उसका जो इनकम होता है उस पर जो टैक्स लगते हैं उसका कैलकुलेशन उस हिसाब से होता है। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें वो पर्सन लोग कवर होते हैं जो बिजनेस में हैं, जो बिजनेस में या प्रोफेशनल, जैसे आप इंजीनियर हो, आप प्रोफेशनल फी लेते हो कंपनी से तो आप इसमें कवर हो। लेकिन आप इंजीनियर हो और आप सैलरी लेते हो तो आपको फर्स्ट हेड में कवर होगा, सैलरी वाले में। ये प्रोफेशनल फी कौन बंदा लेता है जिसमें फिक्स नहीं है उनका, मतलब वो एज अ मतलब सैलरी क्या होता है ना, आपको एक वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर होता है और आप एम्प्लॉय हो, मतलब ये रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। और प्रोफेशन में क्या होता है ना कि आप सपोज राम एक कंपनी चला रहा है लेकिन उसको एक कंसल्टेंट चाहिए या एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो उसका कोई काम करके दे पर्टिकुलर काम, लेकिन वो परमानेंट उसका एम्प्लॉय नहीं है। भले हो सकता है वो परमानेंट उसके लिए काम करे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि वो परमानेंट, वो उसका एक बॉस है। बॉस जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो खुद के बॉस होते हैं, उनके बॉस काम कराने वाले नहीं, वो उनके क्लाइंट हो गए। तो प्रोफेशन और सैलरी में आपको ये डिफरेंस थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बंदे को ये कंफ्यूजन रहता है कि अभी एक इंजीनियर है या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है, उनका आईटीआर फाइल करके दिया या उनका ऑडिट करके दिया तो उसके लिए वो फीस लिया। सपोज उनका कोई एम्प्लॉय है, वो भी उनके लिए कुछ ऑडिट वगैरह का काम करके दिया, लेकिन वो अगर एम्प्लॉय है परमानेंट उनका पेरोल पे है तो वो जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है वहाँ पे उनको सैलरी मिलेगा। लेकिन जहाँ पे वो कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल बंदे का मतलब वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोफेशनली वो एक्ट कर रहे हैं, वो उनके एम्प्लॉय के काम नहीं कर रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय में क्या हो गया, उनका परमानेंट जो उनका पेरोल में है वो सारा काम उनके हिसाब से, और जो भी वो करेंगे वो उनका हो जाएगा। मतलब अगर कुछ है एम्प्लॉय, मतलब क्या होगा कि एक बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो उनके द्वारा वो उस पीरियड में कुछ भी काम किया जाए। सपोज एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया तो ट्रेडमार्क वो कंपनी के लिए वो करेगा। अरे प्रोफेशनल है तो वो अगर खुद मतलब कुछ उसका इनहेंस होता है अपना तो वो खुद के लिए इनहेंस होता है। मतलब सपोज 10 क्लाइंट लेगा तो उसका बिजनेस बड़ा हुआ, उनके लिए एक ही क्लाइंट नहीं है, मतलब एक ही पर्सन का वो काम नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय में हो सकता है कि वो एक ही पर्सन का काम कर रहा हो। सपोज कई जगह पे होता है कि वो पार्ट टाइम दूसरी जगह पे भी काम कर रहा है, लेकिन वो पार्ट टाइम कर रहा है, फुल टाइम वो एक ही जगह पे कर रहा है। क्योंकि फुल टाइम में क्या होता है, वो पूरा दिन एक ही कंपनी में काम करना पड़ता है, वो टाइमली 8 आवर्स आपको पूरा देना पड़ता है, चाहे वो आप वर्क फ्रॉम होम के थ्रू दो या फिर आप कंपनी में जाके उनके ऑफिस में काम करो
या जैसे उनका काम है वो जिस हिसाब से करो वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको वर्क के हिसाब से प्रोफेशनल फी मिलता है। सपोज आप एक सीए हो तो आप अगर कहीं आईटीआर फाइल करते हो, सिर्फ आईटीआर फाइल करने का फी मिलेगा, यहाँ पे आपको मंथली सैलरी नहीं मिलेगा। सपोज आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, कॉम्प्लायंस होती है जो कंपनीज की, वो आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो या सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी का, तो वो आप जो है तो उस ऑडिट का आप फी चार्ज करते हो, ना कि आप पूरा महीने का सैलरी हर एक महीने काम रहे ना रहे आपसे सैलरी लेना ही लेना है। वहाँ पे ये कंडीशन नहीं होता है, वहाँ पे आपके वर्क के हिसाब से पेमेंट दी जाती है। भले तो दोनों मतलब क्लाइंट और प्रोफेशनल्स के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके हिसाब से उनको पेमेंट दी जाती है। अभी चौथा हेड होता है अपना कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या होता है ना, आपको कुछ भी एसेट्स है, सपोज एक आपके पास घर था, वो घर आपने बेच दिया तो उससे जो प्रॉफिट होती है, या फिर आपके पास शेयर मार्केट में आपने शेयर ले रखा था, वो शेयर से जो आपने अर्न किया, शॉर्ट टर्म में सेल किया या लॉन्ग टर्म में सेल किया 1 ईयर के अंदर, आफ्टर 3 ईयर, मतलब जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आपका कैपिटल गेन उसमें आता है। अभी पांचवा जो हेड है ना, वो आप देखोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, मतलब ऐसा इनकम का सोर्स जो अपर के 4 हेड में नहीं बैठ रहे हैं। सपोज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपका जो ना सैलरी का पार्ट है, ना हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, ना आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट है, ना कैपिटल गेन का पार्ट है। तो ये कहाँ पे आएगा, 5वें में आएगा। डिविडेंड, कोई कंपनी का आपने शेयर ले रखा, वहां से आपको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड ना आपका कैपिटल गेन है क्योंकि आपने तो एसेट सेल नहीं करा है, ना ही आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है क्योंकि आप डिविडेंड का तो आपका कोई बिजनेस नहीं, वो तो कंपनी डिसाइड करती है आपको कम डिविडेंड देना है नहीं देना है, जिसमें आप शेयर रखते हो, वो तो आपका बिजनेस नहीं है, ना ही आपका प्रोफेशन है, ना ही वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में आएगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तो सिंपली रेंट आता है वहां पे, ना ही आपका वो सैलरी है, तो वो आपका कहाँ पे आएगा, 5वें वाले में आएगा। तो मतलब ऐसा इनकम जो चारों हेड में आपका कवर नहीं हो रहा है, वो आपका 5वां हेड में कवर होगा। अभी हमारा जो है ये 4 चैप्टर हम लोग देखे, 4 चैप्टर के चौथे चैप्टर में ये 5 हेड है, वो 5 हेड हम लोग पढ़ेंगे। फिर पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड इन एसएससी टोटल इनकम, मतलब इनकम किसी और बंदे का है लेकिन आपके साथ क्लब होके वो टैक्स होगा। मतलब इसमें जैसे अभी सपोज आपका कोई माइनर बच्चा है, आप सिटीजन मतलब एसएससी हो जिसका इनकम है, प्लस में आपका कोई माइनर बच्चा जिसका भी इनकम है, तो माइनर बच्चा तो 18 साल के बाद टैक्स पे करेगा खुद से, तो 18 साल के पहले उसका इनकम आपके साथ क्लब होगा। तो ये आपका एक उदाहरण मैंने दिया, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड्स इन एसएससी टोटल इनकम। यहाँ पे क्या होता है ना, दूसरे पर्सन का इनकम आपके साथ क्लब होकर आपको टैक्स पे करना है, उसके साथ में आपके एसएससी टोटल इनकम में वो ऐड हो जाएगा। अभी हमारा छठा चैप्टर रहेगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ्स एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। सपोज कोई साल में आपको कुछ लॉस हो गया तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ सेट ऑफ है या एग्रीगेशन ऑफ जो इनकम है उसके बारे में हम लोग छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर में हमारा रहे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो हमारे 5 हेड या जो भी 5 हेड से इनकम हुआ वो ग्रॉस इनकम में से जो हमको डिडक्शन मिलते हैं, जैसे आपने किसी कई जो आईटीआर फाइल करते हैं उन लोग सुने होंगे कि अपने को 80C 80D वगैरह में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C में वगैरह में। तो 80C वो जैसे आपने सब सुना होगा, LIC आप लोग पे करते हो कुछ पे करते हो तो उसका जो इनकम डिडक्शन मिलता है ना, उसके डिडक्शन के बारे में जनरली हम लोग बात करेंगे 7वें चैप्टर में। और हम लोग 8वें चैप्टर में बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, मतलब जो अपना आफ्टर डिडक्शन जो हमारा टोटल इनकम होता है, ग्रॉस टोटल इनकम से लेस होगा डिडक्शन वगैरह, जो टोटल इनकम हमारा बनता है उस पर जो टैक्स कैलकुलेशन होता है, टैक्स पेएबल होता है, टैक्स रिफंड भी हो सकता है। सपोज आपका टीडीएस पहले से पेएबल है तो यहाँ पे टैक्स पेएबल तक की बात है, उसके बाद उसमें लेस होता है एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जो भी कुछ रहेगा। और 9वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वही जो मैं पहले बोल रहा था, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है ना, आपको आप अगर कहीं ऐसे एसएससी हो जिनका टैक्स 10,000 से अबव है तो आपको एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे। मतलब इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप अर्न कर रहे हो जिस हिसाब से, क्योंकि टैक्स कभी भी रिटर्न फाइल होता है असेसमेंट ईयर में, आप इनकम रहता है फाइनेंशियल ईयर का। अभी मैं आगे ये भी डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। तभी जनरली सिर्फ वही देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम कर रहे हो,
सपोज अभी अप्रैल 2022 से मार्च 23 तक का ये पीरियड में हम इनकम कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसा मिल रही है, चाहे वो कोई भी हेड से हो, पांचों हेड जो हम लोग हेड्स ऑफ इनकम में डिसाइड पढ़ाई किए, वो सारे हेड्स में जो भी इनकम हुआ उसके हिसाब से जो मतलब डिडक्शन वगैरह करके जो टोटल इनकम हुआ, तो वो जो हमारा टैक्स पेएबल आया, वो टैक्स पेएबल जो है वो 10,000 से अबव है टोटल पूरे साल का। तो ये हमको पहले कैलकुलेट करना था कि 10,000 से एबव है तो मुझे क्वार्टरली उसका जो टैक्स है वो पे करके रखना पड़ता है, जिससे हमको पेनल्टी नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगती। तो एडवांस टैक्स हम लोग नहीं पे करते हैं तो उसका हम लोग को इंटरेस्ट लगता है, वो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे इसमें। और इसमें फिर आ गया है टैक्स डिडक्शन एट टैक्स सोर्स, जिसको हम लोग टीडीएस बोलते हैं। जैसे कि सपोज आप अगर बिजनेसमैन हो और आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हो कि उनका कुछ मतलब लेबर जॉब कर वर्क जॉब करके दोगे, तो वो आपका जो भी आपका पैसा बनता है ना, मतलब जो भी आप उनसे पैसा लेने का है बिल, जो आपका इनवॉइस बनेगा उसमें वो टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट देता है। तो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट देता है, तो आपका वो जो टीडीएस है वो टीडीएस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे 194C, अगर आपके पास कहीं बैंक में आपने इंटरेस्ट रखा है, तो बैंक में एफडी रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो हर एक चीज का लिमिट होता है, वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, उसमें कितने लिमिट पे कितना टीडीएस मतलब कटता है। और जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस में हैं, उनको अगर कहीं मतलब ऑडिट में है तो उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है सामने वाले पर्सन का। सपोज उसने किसी से सर्विस लिया, प्रोफेशनल कोई हायर किया, सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसने ऑडिट कराने के लिए हायर किया या जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए हायर किया, मतलब प्रोफेशनल फी उन्होंने एग्रीमेंट करा, तो उनके लिए उनको टीडीएस डिडक्ट करेगा सामने वाला। कोई भी पेमेंट करने के लिए उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। अभी हम लोग उसके आगे है इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये अपना टीसीएस होता है। तो टीसीएस के बारे में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। अभी सपोज आप टीसीएस आ गई अगर सेल के ऊपर, तो वो भी लिमिट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे टीसीएस में। प्लस अभी सपोज आपने जनरली जो ये सबसे दूर है, लेकिन सपोज उनके फैमिली में किसी में अगर कहीं कोई ऐसी व्हीकल महंगे व्हीकल परचेज करते हैं, तो उनको पता है अभी सपोज आपने कोई गाड़ी खरीदी जिसकी गाड़ी की कीमत सपोज 20 लाख है, तो 20 लाख की गाड़ी पे आपको 1% जो है ना टीडीएस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मतलब आपको ना जो आप शोरूम से परचेज कर रहे हो, जो जिस पर्सन से आप परचेज कर रहे हो गाड़ी जो रजिस्टर्ड है, वो क्या करेगा 20 लाख का इनवॉइस बनाएगा प्लस 1% आपसे टीसीएस भी कलेक्ट करेगा, और टोटल आपको 20,000 प्लस 20 लाख प्लस 1% टीसीएस आपको पे करना पड़ेगा। वो टीसीएस आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मतलब यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। तो ये टीसीएस एक आपको छोटा उदाहरण, जैसे आप जनरली मतलब जनरली जीवन में भी आप सुने रहेंगे कि हमने कोई अब सपोज कोई जेसीबी जिनके घर पे हो जेसीबी वगैरह परचेज करा है, पॉकलेन वगैरह, तो उनको पता रहेगा। या फिर कोई 4 व्हीलर है, जो महंगे 4 व्हीलर आते हैं, उनके में भी टीसीएस रहता है। मतलब जो इनवॉइस का अमाउंट रहेगा उसके ऊपर टीडीएस क्या रहता है, इनवॉइस में कट करके करना रहता है पे। तो वो क्या रहता है, मतलब जो बंदा काम किया उनको पेमेंट मिलना है उतना कट करके। यहाँ पे आपने पैसा देना है लेकिन एक्स्ट्रा देना है, टीसीएस का भी अमाउंट आपको देना है जो वो भरेगा और आपको वापस मिलेगा। अभी टीडीएस का एक आपने और उदाहरण सुना रहेगा, किसी आपके फैमिली में अगर 50 लाख से ऊपर का घर वगैरह सेल किया, कोई हाउस सेल किया, तो वहां पे आपको क्या है ना कि अगर आपको कोई जो सेल किया तो आपको कोई पेमेंट करता है, टीडीएस 1% डिडक्ट करके पेमेंट करता है, आपका 1% वो टीडीएस पे कर देता है। या तो फिर आपने खरीदा तो आपको क्या करना रहता है, आपको 1% टीडीएस। अगर सपोज आपने कोई शहर में होंगे और उनके फैमिली में कोई शॉप परचेज कर रहे हैं, तो वो सुने होंगे कि उनके फैमिली वाले जो शॉप खरीदे उनका 1% वो कम पेमेंट किए जिनसे शॉप लिए, और 1% उन्होंने टीडीएस पे किया डायरेक्ट गवर्नमेंट को उनके बिहाफ में। और ये टीडीएस जिनसे वो परचेज किए फ्लैट या शॉप, तो उनको हो गया। तो ये लिमिट होता है टीडीएस का। तो ये सब टीडीएस का प्रोविजन, टीसीएस का प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे। और ये 10वां और आखिरी सब चैप्टर रहेगा, इसमें प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। इसमें हम लोग रिटर्न फाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रोविजन क्या क्या है, किस अंडर सेक्शन में रिटर्न फाइल होता है, ये सारे जो हैं वो सारे रूल रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो भी है उसमें पढ़ेंगे हम लोग सेल्फ असेसमेंट के बारे में। तो ये हमारा कोर्स का डिटेल था। हम लोग चैप्टर कितने हैं वो सारे डिस्कस कर लिए। इसके आगे हम लोग चैप्टर के अंदर क्या क्या रहेगा वो हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। थोड़ा ये ब्रीफ कर देते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे। और ये हमारा फेसबुक पे भी अभी लाइव चल रहा है, प्लस हमारा जो है वो यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड हो जाएगा एक दिन में।
और नेक्स्ट डे का जो हमारा लेक्चर रहेगा कल के दिन पे, आप चाहो तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक के थ्रू, जहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। अभी आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप ऐसा पार्ट है जो मेरे से कवर नहीं हुआ या कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ना चाहते हो, आप समझना चाहते हो हमसे, तो आप फेसबुक यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिसको मैं लेके आऊँगा। अभी तो मैं ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, आप डायरेक्ट लेक्चर ले सकते हो। जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जहां तक हो सके मैं आपके नॉलेज बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपके पास कुछ मेरे से अगर मिस्टेक हो जाता है या कुछ रह जाती है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, तो हो सकती है कोई पार्ट मेरे से रह जाए या कोई पार्ट मेरे से मिसप्लेस मिस्टेक हो जाए, कोई अगर पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अपने आप को इनहेंस करूंगा और मैं आप लोग को आगे वो चीजें मतलब लेके आऊंगा। प्लस मैं जो भी मुझे ऐसा कुछ बताएंगे मेरे बारे में, कुछ अगर कहीं मुझे से कुछ छूट रही है, कुछ बातें मुझे अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को, तो उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूंगा और उनको थैंक्स बोलूंगा इसके लिए, जो मुझे मतलब एक तरह से मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मुझे इनहेंस करने के लिए। और ऑफलाइन भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा, तो ऑफलाइन के लिए मैं आगे बात डिस्कस करूँगा जब मैं लेक्चर लेके आऊँगा। फिलहाल मेरा ऑनलाइन लेक्चर रहेगा ये सारा। और ये जो मैं सब्जेक्ट उठाया हूँ इनकम टैक्स का, ये जो आपका बुक्स है जो मैं आपको लेके पढ़ाऊँगा अभी, वो आपको मई 2023 के लिए अप्लीकेबल है, IPCC के लिए। और आप अगर कहीं बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए भी अप्लीकेबल है, तो आपको भी सेम चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी आपको ये टेंशन नहीं लेना है, आप ये इनकम टैक्स एक बार पढ़ लेते हो तो फिर आपको मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम, कुछ अगर कहीं नहीं समझ में आता तो आप हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्वेरी रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, और बाकी मेरे हिसाब से आपको फुल मतलब समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी हम लोग आगे चढ़ते हैं। तो ये इनकम टैक्स के बारे में जो हम लोग बोले वो चैप्टर है, वही चैप्टर के आगे हम लोग क्या उसके अंदर पढ़ाएंगे, मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, इनकम टैक्स लॉ का इंट्रोडक्शन होगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, जिसके बारे में हम लोग बोला फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, उसके बारे में कंसेप्ट क्या है उसका वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स क्या है हमारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर अपना जो है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हमारा चैप्टर है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब वो होता है जो इलेक्शन करवाती है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में इनकम नॉट इंक्लूड इन टोटल इनकम, टैक्स हॉलीडे फॉर न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर चौथा जो हमारा है हेड्स ऑफ इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्निंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, इसमें हमारा 5 हेड है जो हमने पहले बताया, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हम लोग हेड डिस्कस करेंगे। फिर 5वां हमारा चैप्टर है जो इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड इन एसएससी टोटल इनकम, इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम, जो क्लब होगा इनकम उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। फिर ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस माइनर चाइल्ड, जिसके बारे में मैंने उदाहरण पहले दिया था। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ सेल्फ फॉर अक्वायर प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ HUF, इसी तरह हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। फिर छठे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेटअप और कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉस, तो उसके में पहला पार्ट रहेगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम। फिर दूसरा पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉस पढ़ेंगे।
तीसरे पार्ट में हम लोग प्रोविजन गवर्निंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस अंडर डिफरेंट सेट ऑफ इनकम, वो हम लोग पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस। सातवां में हम लोग का डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, तो इसमें हम लोग पहले पार्ट में जनरल प्रोविजन का डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में स्पेसिफिक डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और चौथे पार्ट में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और पांचवें पार्ट में इसमें दो अदर डिडक्शन पढ़ेंगे। अभी फिर आठवें चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे। आठवें चैप्टर में है पहला पार्ट इनकम टू कंसीडर वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर हम लोग 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे एडवांस टैक्स के बारे में, टैक्स डिडक्शन टीडीएस के बारे में और टीसीएस के बारे में। तो इसमें पहला पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन का, सेकंड पार्ट रहेगा डायरेक्ट पेमेंट का, और थर्ड पार्ट रहेगा प्रोविजन कंसर्निंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मतलब टीडीएस के बारे में, और फोर्थ पार्ट रहेगा एडवांस टैक्स के बारे में, फिफ्थ पार्ट रहेगा इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इसके बारे में मैंने पहले बोला था ना कि आपको 10,000 से अगर कम ज़्यादा टैक्स पे करने का है तो आपको ऑन टाइम एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है, वो नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ में। फिर हम लोग छठे पार्ट में पढ़ेंगे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब टीसीएस के बारे में, और सातवें पॉइंट में पढ़ेंगे टीडीएस अकाउंट नंबर के बारे में। तो टीडीएस और टीसीएस पे करने के लिए आपको 10 नंबर लेना पड़ता है बिजनेस पर्सन को, बिना 10 नंबर के आप टीडीएस किसी का डिडक्ट नहीं कर सकते, और टीडीएस डिडक्ट करने वाला आपका पैन नंबर पे टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करता है। मतलब अगर कहीं आपने कभी सपोज कोई घर बेच रहे हैं तो आपके पैन कार्ड पे वो पैन कार्ड नंबर लेंगे, और घर बेचने पे 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पैन नंबर से ही फाइलिंग होती है। सपोज आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका टीसीएस कट रहा है, तो टीसीएस आपका वो जो एक्सेस पे कर रहे हैं वो आपके पैन नंबर पे शो करेगा। फिर हम लोग 10वें चैप्टर जो लास्ट हमारा चैप्टर रहेगा प्रोविजन फॉर फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट पे बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा रिटर्न ऑफ इनकम, सेकेंड पार्ट रहेगा कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मतलब इसमें कौन कंपलसरी किसको फाइलिंग करना। तीसरे पार्ट में रहेगा फी एंड इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है ना, आप टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है, फी पे करना होता है, उसके बारे में होता है। और क्योंकि अभी सपोज आप किसी बंदे को सुने होंगे जो अचानक मतलब एक्चुअली टाइमिंग अपना जुलाई का रहता है रिटर्न फाइल करने का या ऑडिट पे सितंबर का, वो बंदा जाग के उठेगा दिसंबर में या अक्टूबर में, अगर कहीं ऑडिट का लास्ट डेट है नवंबर, अभी जैसे 7 नवंबर तक लास्ट डेट है ऑडिट का, तो उस टाइम पे वो अगर कहीं नवंबर में फाइलिंग नहीं किया तो उसको फी और इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ लॉस का, और फिफ्थ पॉइंट में लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजन रिलेटिंग टू बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न क्या होता है, जनरली मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सपोज अपने मतलब ऑन टाइम जो टाइम पे सपोज अभी 1 अप्रैल 2022 जो चल रहा है और मार्च जो 31 मार्च 2023 जो ये फाइनेंशियल ईयर, इसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पीरियड में आपको फाइनेंस आ रही है, और उसके अभी जैसे मार्च खत्म हुआ उसके बाद जो 1 अप्रैल चालू होगा, 1 अप्रैल 2023 से मार्च 24 तक का वो पीरियड को असेसमेंट ईयर बोलते हैं, क्योंकि उस पीरियड में आपका जिस फाइनेंस जो आया आपके पास इनकम आया उसका असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट करके आप रिटर्न फाइल करते हो, उस पीरियड में रिटर्न फाइल करना होता है। तो सपोज मई या जून में अगर 30 जून या 31 जुलाई तक का आपका ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का, आप नहीं कर पाए तो उसमें क्या पीरियड होगा, जुलाई से आप दिसंबर तक फाइल करोगे या मार्च तक फाइल तो कर सकते हो, लेकिन आप में उसमें जो गवर्नमेंट की फी होती है डिफॉल्ट फी, वो आपको फी पे करना पड़ेगा और आपको वो बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा। अगर ऑन टाइम फाइल करते हो तो वो रेगुलर रिटर्न में जाता है, अगर लेट होता है आप ऑन टाइम नहीं कर पाते तो उसमें आपको फी भी भरना है गवर्नमेंट को, सपोज आप दूसरी बात आपको उसको बिलेटेड रिटर्न में जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे पार्ट था रिवाइज रिटर्न वो होता है जिसमें आपने रिटर्न तो ऑन टाइम फाइल कर दी, जहाँ पे आपको पेनल्टी नहीं भरना है, लेकिन सपोज आपकी कुछ इनकम थी जो उस टाइम पे आपको पता नहीं चल पाया या आपने मिसप्लेस कर दिया इनकम दिखाने में,
सपोज आपको कोई इंटरेस्ट मिली और वो इंटरेस्ट आपने दिखाया ही नहीं रिटर्न में। रिटर्न मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की, तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपने इंटरेस्ट की बात नहीं दिखाई, इंटरेस्ट का मतलब अमाउंट नहीं दिखाया जो आपका रह गया, या सपोज कोई डिडक्शन था वो आपने नहीं दिखाया जिस वजह से आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ा, और आपको ये बाद में पता रिसिप्ट मिला कि आपने कुछ LIC भर रखा था जो आपको ATC में डिडक्शन मिलना था, जो आपने क्लेम नहीं किया जिस वजह से आपको टैक्स भरना पड़ा, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। वो भी आपको अगर वन टाइम रिटर्न फाइल किया तो आप 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हो। उसी असेसमेंट ईयर में कर सकते हो, आपका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद रिवाइज भी नहीं होता है। उसके बाद आपका तभी होगा जब कोई ऑफिसर आपको नोटिस देता है, वहाँ पे आप चेंज करेक्शन करा सकते हो, उस टाइम पे आपको असेस कराना पड़ेगा। और इसके आगे हम लोग छठे पॉइंट पे चलेंगे, सॉरी हम लोग अभी 3 पॉइंट हम लोग और डिस्कस करेंगे 10th चैप्टर में। उसके बाद हमारा ये जो आज का सेशन है हम लोग क्लोज करेंगे, और हम फिर देखेंगे फेसबुक में अगर किसी का कमेंट आया रहेगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ अगर क्वेरी रहेगी। और बाकी जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग कल से चालू करेंगे। कल से आप चाहो तो ऑनलाइन भी आ सकते हो। टाइमिंग हम 10 मिनट में आधे घंटे पहले फेसबुक और यूट्यूब पे डाल दिया करेंगे, आप आधे घंटे के बाद ज्वाइन कर सकते हो जब हमारा शेड्यूल ऑन होगा। यूट्यूब पे तो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे, फेसबुक पे हमारा लाइव हुआ करेगा। जो पेज पे भी लाइव चल रही है इसी पेज पे लाइव रहेगी। तो बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के भी स्टूडेंट हैं जिनको इनकम टैक्स में रुचि है, या फिर कोई ऐसे बंदे हैं जिनको इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना है, या फिर कोई CA करना चाहते हैं, CS करना चाहते हैं, तो वो इस पार्ट को देख सकते हैं, उनको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल जाएगी। अभी हम लोग तब तक इसमें कोई 3 पॉइंट वो हम दिखा नहीं पा रहे, अभी दिखाते हैं आपको, तब तक हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम लोग फेसबुक पे आते हैं, वहाँ पे अगर कुछ कमेंट वगैरह है तो हम लोग वो देख लेते हैं। और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस जो कड़ी चालू किया हूँ इसको बरकरार रख सकूँ, और आप लोग के हिसाब से जो भी कोर्स वगैरह होंगे हम डाला करेंगे। अभी नेक्स्ट मेरा GST का कोर्स मैंने लाइन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद GST का हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे लोग टैली कोर्स करना चाहते हैं तो मैं टैली के लिए भी लेके आऊँगा, और टैली में आपको जहाँ तक हो सके मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बताऊंगा, जिससे आपको इंडस्ट्री में कैसे अकाउंटिंग टैली में करते हैं, टैली प्राइम में, उसके बारे में पता चल सके। और क्योंकि अभी कहीं पे भी आप क्लास लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बहुत कम ही बताते हैं, वहाँ पे थियोरिटिकल और मतलब सब्जेक्टिव बताते हैं, जिससे आपको मतलब ये पता नहीं चल पाता है जब आप काम करने जाते हो तो कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, आपको क्या फेस करना पड़ेगा। आप कहीं पे काम करने जाते हो वहाँ पे क्या क्या आपको पूछ सकते हैं, कैसे होता है। हम लोग अलग से ऐसा सेशन भी रखा करेंगे। आप प्राइवेट में अगर कहीं अकाउंट्स के लिए जॉब में जा रहे हो तो आपको क्या क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयर पूछ सकते हैं, आपके जो सीनियर होंगे वो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या नॉलेज आपको होना चाहिए अकाउंट्स के लिए, वो सारा मैं डिस्कस करूँगा। ताकि और मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा कि अगर कॉमर्स के बंदे हैं तो वही अकाउंट्स के लिए जाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको अकाउंट्स पढ़ा रहता है तो उनको ज़्यादा थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि उनके पूरे सब्जेक्ट ही हैं। अभी आर्ट्स और कॉमर्स के बंद, आर्ट्स और साइंस के बंदे हैं तो अपने फील्ड में ज़्यादा उनको ये है। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो साइंस के बंदे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन साइंस में भी बहुत स्कोप, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर कहीं ज़्यादा कमेंट आया तो हम लोग एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग करियर काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि किस मतलब क्षेत्र में आपको पढ़ाई करना चाहिए जिससे आपको तुरंत प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा चांसेस मिले। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और आप इसके लिए रेडी अपना तैयारी कर सकते हैं, और आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा फिर आगे जाके। क्योंकि अभी के समय में क्या होता है कि कोई हमें मार्गदर्शन करने वाला होता नहीं है कि हमें क्या कोर्स करना चाहिए जिससे मुझे आगे जाके बेनिफिट मिले, तुरंत मुझे जॉब मिले, या फिर प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में मुझे हेल्प मिले और मैं अपने आप में कुछ अच्छा कर सकूं। नहीं तो फिर क्या होता है, आप पढ़ाई करते जाते हो, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से आप
पीछे रह जाते हो। ये हो सकता है आपको किसी को मेरे गाइड होने करने के बाद हो सकता है कि उसको सही दिशा मिल जाए। मैं यही आशा करता हूँ, इसके लिए मैं ये कार्य को चालू किया हूँ। और टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग को धन्यवाद। और मेरे लेक्चर को पूरा देखने वालों को आप सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरे फेसबुक चैनल को, फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको आप फॉलो कर लें, ताकि आपको एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे चीज़ मिलते रहे। प्लस में मैं पेशे से एडवोकेट और टैक्स कंसल्टेंट हूँ। तो आपको इस फील्ड में भी कुछ अगर इंक्वायरी करना हो, किसी को न्यू कंपनी फॉर्म करना हो, जीएसटी रिटर्न करना हो, न्यू जीएसटी नंबर लेना हो, इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह फाइल करना है, पीएफ एसआईसी का रिटर्न फाइल करना है, कंपनी है आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो आपको क्या पेनल्टीज वगैरह हो सकती है, आप मुझे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा नंबर फेसबुक पेज पे भी है, मेरा कार्ड्स वगैरह, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। आप गूगल पे भी, मेरा कंपनी का नाम अर्जुन कुमार साव एंड कंपनी है, जो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वहाँ से। और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। मेरे इस तरफ से यही प्रयास रहेगी कि मेरे पास जो भी नॉलेज है आपके साथ शेयर करें और आपकी नॉलेज को बढ़ाएं, और आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें। और जिस किसी को अगर मेरा सर्विस भी चाहिए रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह हर एक टैक्सेशन के हर एक फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। कॉम्प्लायंस पार्ट हम लोग डील करते हैं। कोई भी अगर आपका नोटिस वगैरह है तो हम लोग वो भी सॉल्व करके देंगे। प्लस आपका जो भी कुछ क्वेरी रहेगा आप बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर